बजट में बहुमुखी विकास की तड़प है, संकल्प है, विकास का विश्वास है। 3,75,579 तक पहुंचने का हमारा अनुमान है। और पिछले बजट की तुलना में 16% इन्होंने रेस किया है। बजट है, ये कर रहित बजट है। नमस्कार, स्वागत है नारद मुनि लाइव में और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र और मानसून सत्र में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने बजट पेश किया। लगातार उनका ये चौथा बजट था वित्त मंत्री के रूप में। इसी बजट को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश के दो वरिष्ठ पत्रकार कृष्णमोहन झा साहब और हमारे साथ शिशिर उपाध्याय जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये बजट पेश किया सरकार ने, किस तरह का बजट है, आम जनता को राहत देने वाला बजट है या इस बार भी किसी तरह का। आपको बता दें कि सरकार ने टैक्स नहीं लगाए लेकिन और इस बार 16% बजट में वृद्धि की गई है, यानी कि 3,60,000 करोड़ का ये बजट पेश किया गया। तो सबसे पहले जानते हैं कृष्णमोहन झा साहब से कि वह बजट को लेकर क्या मानते हैं, उनका क्या नजरिया है। देखिए, निश्चित रूप से जुबेर जी, जो कल बजट प्रस्तुत किया गया है वो विकास के दृष्टिकोण से है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश निरंतर विकास की ओर प्रगतिशील है। और हमने जब देखा कि 2003 से लेकर के आज का सफर देखते हैं तो काफ़ी कुछ पाया है हमने। और जो बजट कल जिस ढंग से प्रस्तुत किया गया 365,000 करोड़ का, तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में जो बात कही जा रही है, यदि उसको सही ढंग से अमल किया जाता है, जैसे आपने कहा, देखा होगा कि राज्य का जो खुद का कर कलेक्शन है वो भी इस बार बहुत बढ़ा हुआ है और पिछले बजट की तुलना में 16% ने रेस किया है। तो सड़क को, शिक्षा को, तमाम रोजगार को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, कृषि को लेकर के सभी पक्ष को समाहित करने का प्रयास किया। क्योंकि आप जानते हैं कि अब चुनाव निपट चुके हैं, तो हमेशा ये होता है कि चुनावी बजट ज़्यादा आकर्षित रहता है। लेकिन ये जो बजट आया है निश्चित रूप से विकास को परिलक्षित करता दिखाई दे रहा है और आगामी रणनीति दिखाई दे रही है कि मोहन यादव ने जिस ढंग से एक रणनीति अपनी बनाई है, उनका भी जैसे जिस ढंग से मोदी जी ने 100 दिन का विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया था और उन्होंने कहा था कि हम काम करेंगे, ऐसे मध्य प्रदेश में भी कुछ अच्छा होता दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल, लेकिन शिशिर जी, जिस तरह का बजट पेश किया गया, सभी लोग बजट की सराहना कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जिस तरह, जो एक नॉर्मल सी बात है कि विपक्ष हमेशा बजट को गलती बताता है। कांग्रेस का कहना है कि कर्जे में डूबी सरकार, जो पहले 6,000 प्रति व्यक्ति कर्ज था, अब आगे जाकर 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति कर्जदार हो जाएगा। बजट, आप कितना बजट लाएंगे, कहाँ से कर्ज लेंगे, पहले कर्ज ही नहीं चुका पा रहे हैं और जो कर्ज की राशि है वही 16% के लगभग उसमें ब्याज में कर्ज में जा रही है। बिल्कुल जुबेर जी, चूंकि जैसा झा साहब ने कहा, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो बजट है ये कर रहित बजट है। जनता के लिए बहुत अच्छी बात होगी कि कर नहीं लगाया है, परंतु कर्ज बढ़ता जा रहा है। कर ना लगाना अलग बात है, कर्ज बढ़ता जा रहा है। मूलभूत जरूरतों पे, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो बहुत काम किया इन्होंने, लेकिन स्वास्थ्य पर और शिक्षा पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता थी, जिस पर विपक्ष लगातार जुबेर जी आरोप लगा रहा है। और मेरा एक और मानना था, बहुत पूरे देश में ये मांग उठ रही थी, इसमें पूरे बजट में आपको कहीं ये देखने को नहीं मिलेगा कि कर्मचारियों की जो पेंशन रोक दी गई है, कर्मचारियों को पेंशन नहीं दी जाएगी। प्रदेश में 6.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी इंतजार कर रहे थे कि कर्मचारियों के लिए इसमें कुछ राहत भरी खबर होगी। कर्मचारियों के लिए किसी तरीके की कोई राहत भरी खबर नहीं हो पाई है। इस पर कर्मचारियों में तो निरस्ता है, बेचारे थोड़ा सा उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। परंतु जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है और जो उन्होंने 100 दिन का एक विजन पेश किया है, मुझे लगता है डॉक्टर मोहन यादव का ये पहला अनुभव है। डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री कार्यकाल में जगदीश देवड़ा जी ने ये पेश किया है। आने वाले समय में ये जो कर्ज की बात आपने की है, ये कर्ज लगातार बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश से यही भारतीय जनता पार्टी जब बड़ी बड़ी बात करती थी कि इसको कर्ज में डुबो दिया है दिग्विजय सिंह जी ने, और दिग्विजय सिंह जी के समय कुछ 1,000 करोड़ रुपए का हुआ करता था, अब लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा मध्य प्रदेश पर है। तो ये कर्ज लेके कंबल ओढ़ के घी पीने वाली बात जो होती है कि हम फ्री बांटे जा रहे हैं, जैसा कि अभी चर्चा में आया है कि ये लाडली बहनों को 3,000 रुपए तक दिया जाएगा। उन्होंने कहा 5 करोड़ लोगों को निःशुल्क दे रहे हैं। तो आप रोजगार के अवसर उपलब्ध कराइए, निःशुल्क देने की कुछ आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ जनता को मूलभूत सुविधाओं की, और मूलभूत सुविधाओं पर वो टैक्स देने में कोई परेशानी नहीं है। आज टैक्स की मार, एक बात आई है विधानसभा में चर्चा में आई थी कि एक तो सड़कें खराब हो रही हैं और उस पर भी हम टोल टैक्स, रोड टैक्स हम पूरा देते हैं, गाड़ी खरीदते हैं पूरा उनका 15 साल का रोड टैक्स देते हैं, लेकिन उसके बाद टोल टैक्स भी देना होता है हमको। और जगह जगह जिस तरीके कुछ ना कुछ कोई ना कोई कमियां हैं जिसको डॉक्टर मोहन
यादव ने ये कहा है कि हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। और मेरा ये मानना है, जैसा इससे झावा साहब भी सहमत होंगे, कि मेरा ये मानना है कि यह उनका लिटमस टेस्ट है। कोई चुनाव नहीं था, ये चाहते तो भारी टैक्स वो लगा सकते थे, टैक्स लगा सकते थे, बहुत सारे टैक्स हम लोगों से लिए जा सकते थे, आम आदमी से, लेकिन ये लिटमस टेस्ट है। इसके बाद ये पैसा कहां से लाएंगे, इसके कोई ना कोई इंटरनल, जैसा इंदौर में कहा गया कि वहां पर काफी टैक्स बढ़ा दिए हैं नगरीय निकाय ने, ऐसा ही मध्य प्रदेश के हर शहर में होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी। देखते हैं आने वाले समय में क्या करते हैं ये लोग। बिल्कुल शिशिर जी, एक सब जो आपने सबसे बड़ी बात कही है बजट में, पेंशन की बात उठाई है, कर्मचारियों की पेंशन की बात। कई कर्मचारी पेंशन है लगातार सरकार से मांग करते रहे पेंशन की। क्या क्या बोलेंगे पेंशन को लेकर झा साहब के? जिस तरह से शिशिर जी ने कहा है कि सब बजट अच्छा है लेकिन कई टैक्स भी नहीं लगाया, वो भी स्वागत योग्य, लेकिन जो कर्मचारियों की पेंशन की मांग थी, और सबसे बड़ी बात है एक तरफ लाडली बहना योजना में 3,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह करने की बात कही गई है बजट में, उसका प्रावधान भी किया गया। लेकिन वही एक दूसरी चीज़ है, आज विधानसभा में इस बात को लेकर मुद्दा उठा था कि जो आश्रित विधवाएं महिलाएं या जो वृद्ध महिला जन पेंशन है उनमें को बंद कर दिया गया। 1 लाख के ऊपर से ज़्यादा जो महिलाएं उनको पेंशन, वृद्ध जन है उनको पेंशन नहीं मिल पा रही। मात्र 600 रुपये की पेंशन थी KYC के नाम पर, पिछले 6 महीने से उनको पेंशन नहीं मिल पाई है। यही कर्मचारियों की समस्या है। देखिए, निश्चित रूप से आज जो बात उठी उसमें सरकार ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई बंद नहीं हुआ है और उसको तत्काल जो अव्यवस्था उत्पन्न हुई है उसको ठीक करने की बात कही है। तो मुझे लगता है कि सरकार जो मोहन यादव की सरकार है, निश्चित रूप से संवेदनशील सरकार दिखती है। अभी लगभग 250 दिन पूरे हो रहे हैं उनके, तो इस ढंग से जो कार्य उनका चल रहा है, आने वाले समय में जो समस्याएं दिखेंगी आपको। रही बात, शिशिर भाई बहुत अच्छी बात कर रहे थे, जब हम 2003 में मध्य प्रदेश में जब भाजपा की सरकार आई थी तो कर्ज का बोझ कम था। लेकिन जब आप इंफ्रा तैयार करते हैं, पर्याप्त जब आप डेवलपमेंट करते हैं, तमाम तरह की चीज़ें करते हैं, तो जब किसी भी राष्ट्र की, किसी भी राज्य की जब विकसित पैमाने को हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं कर्ज का बोझ उसके ऊपर होता है। कर्ज के बोझ से ये आशा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा दब गए, क्योंकि हमारी फिर इनकम के सोर्सेज भी डेवलप होते हैं। आप देखिए कि जो टैक्स के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश राज्य ने जो टैक्स अर्जित किया है वो अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है। इतना बड़ा अचीवमेंट कभी रहा नहीं सरकार के पास। आप देखिए कि इसका 5% टैक्स पहले कवर हुआ करता था 2003 में, लेकिन आज वो 100% टैक्स जा रहा है। तो हमें लगता है कि ये बड़े कार्य के लिए, बड़े सपने देखने के लिए हमको कर्ज लेना ही पड़ेगा। उसके बिना ये संभव नहीं है। और आने वाले समय में जो कर्ज है उसका बोझ धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि आपकी इनकम सोर्सेज डेवलप होंगी, क्योंकि तमाम तरह की आप नए प्रयोग कर रहे हैं, आप रोजगार के नए संसाधन बना रहे हैं। आपने देखा होगा कि रोडों का जाल पूरा प्रदेश के अंदर बिछता जा रहा है, तो आवागमन अब सुलभ हो गया है। जो आवागमन पहले बड़ा कठिन हुआ करता था, दुष्कर हुआ करता था, भोपाल से इंदौर जाना कठिन होता था, भोपाल से जबलपुर जाना कठिन होता था। हमारे शिशिर भाई जो है वो 3.5-4 घंटे में जबलपुर पहुंच जाते हैं। तो ये जो नया डेवलपमेंट है, तो कहीं ना कहीं इससे जो है प्रदेश में जो है नए रोजगार की संभावनाएं दिख रही है। यहाँ के प्राकृतिक जो संपदाएं हैं उनके दोहन की संभावनाएं दिख रही हैं, खनिज संपदाओं के दोहन की संभावना दिख रही है। तो ऐसा लगता है कि ये ढंग से, और शिशिर भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि जिस चीज़ पे हमको और फोकस करना पड़ेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य, खासतौर पर देखिए कि जो ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं तमाम तरह के प्रयासों के बावजूद शिक्षा और स्वास्थ्य की दिशा में हम अभी भी पिछड़े हैं। हमको जिस ढंग से उन्होंने कल बजट का प्रावधान किया है, मुझे लगता है कि इस बजट के प्रावधान से जो अनियमितताएं हैं, जो कमियां हैं, उन सब कमियों को वो दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल, जिस एक अच्छी बात कही झा साहब ने कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना है। जो एक समय था जब मध्य प्रदेश की सड़कों के हाल बुरे थे, बिजली की समस्या थी, रोड ऐसे गड्ढों में थे, लेकिन आज आप जबलपुर जाएं या आप मंडला चले जाएं झा साहब, या कहीं इंदौर चले जाते, एक रोड जो जाल बिछा है वो तो बहुत अच्छा हुआ। मध्य प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित किए गए और वो दिखता भी है हकीकत में। पहले सड़क कागजों में दिखता था, लेकिन अब सड़कों पे दिखता है। लेकिन एक सवाल ये है कि जिस तरह से शिक्षा की बात कर रहे हैं या हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की बात करें या हेल्थ की बात करें, हेल्थ घोटाले को लेकर अभी नर्सिंग कॉलेज घोटाला अभी काफ़ी चर्चा में रहा। पिछले आप जब से विधानसभा का ये मानसून सत्र शुरू हुआ उस दिन से लेकर आज तक, यानी कि बजट सत्र से लेकर आज भी ये विधानसभा के हाउस में गूंजता रहा है। तो एक तरफ एजुकेशन को हेल्थ एजुकेशन की बात कर रहा है, एक तरफ एजुकेशन की बात कर रहा है, दूसरी तरफ इस तरह के घोटाले सामने आ रहे हैं, तो उसको लेकर क्या मानते हैं? जुबेर जी, चूँकि आपने जहाँ से इसका झा साहब ने जो बोला था और आपने जहाँ से शुरुआत की है, मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है। विकास के लिए कर्ज बढ़ता है, डेवलपमेंट बहुत हुआ है पिछले 20 सालों में, लेकिन एक व्यक्ति सबसे ज़्यादा खुश हुआ होगा इन 20 सालों के बाद,
क्योंकि अब तक इन 20 सालों की सरकार में भाजपा रही 18.5 साल और 15 महीने रही कांग्रेस की सरकार। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी पानी पी पी के हर मामले में, मतलब 2020 में भी कुछ बना है तो दिग्विजय सिंह की सरकार को दोषी मानती थी, लेकिन दिग्विजय सिंह को अब छोड़ दिया जाएगा क्योंकि अब किसी भी मामले को कुछ भी हो वो सब कमलनाथ की सरकार पे। एक इनके पास तो दिग्विजय सिंह तो आजाद हो गए हैं। अब कितने दिन ये कमलनाथ के नाम पे जो आपने नरसिंह घोटाले की बात की, जितने लंबे समय से ये घोटाला चल रहा था, लंबे समय से, क्या 15 महीने की कमलनाथ सरकार ही इसके लिए दोषी है क्या? अगर कमलनाथ सरकार इसके लिए दोषी है तो आप क्यों नहीं एफआईआर कराते, आप क्यों नहीं इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते? सारे के सारे मिले हुए हैं, सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब मिलके, जनता से कोई लेना देना नहीं किसी को, कोई भी घोटाले हो जाते हैं कमेटी बन जाती है। आज ही आपने देखा होगा, सदन में आप रहे होंगे, मैं बैठा हुआ था, मैंने आश्चर्य हुआ कि एक भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे दिनेश राय मुनमुन जी, विधायक जी। उन्होंने कहा ये बहुत करोड़ों का घोटाला हो गया, सड़क ऐसी बनी है, ऐसी बनी है। उन्होंने कांग्रेस के विधायक के ऊपर आरोप लगाया। कांग्रेस के विधायक ने कहा खड़े होके कि साहब ये ठेका तो मेरा था, लेकिन इनके बेटे ने, माननीय विधायक जी के बेटे ने ही काम किया था। आप सोचिए कितनी जबरदस्त बंदर बांट है, आम आदमी कितना पिस रहा है, करोड़ों अरबों के काम होते हैं और वो यही लोग बैठ के सब मिल बांट के खा लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिन माननीयों को इस मुद्दे पर बात करना चाहिए कि इसमें आज ही फैसला करना चाहिए, उन्होंने खड़े होकर कहा कि नहीं नहीं, ये चौराहे की बहस नहीं बनाएंगे, इसको बंद करिए, मेरे चैम्बर में आइएगा, कहीं और कलई ना खुल जाए। तो ये बताता है कि किस तरीके से जो मध्य प्रदेश में डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन उसके बाद जो लेकुना है, जो बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर इनको बड़े दिग्गज नेताओं को, डॉक्टर मोहन यादव जी को, नरेंद्र सिंह तोमर जी को या कैलाश विजयवर्गीय जी को और बड़े अन्य लोगों को बैठकर चर्चा करना पड़ेगा। क्योंकि कब तक आप दिग्विजय सिंह का नाम, कब तक कमलनाथ का नाम आप लेते रहेंगे? आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है। पिछले 18 सालों से आप सरकार में थे, आपने इन सबको क्यों नहीं रोका? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर खराब बन रहा है, अगर सड़कें खराब बन रही हैं, तो कब तक आप दूसरे पे थोपते रहेंगे? तो मेरा ये मानना है जुबेर जी कि जैसा झा साहब कह रहे हैं, विकास के लिए बहुत जरूरी है कि कर्ज लेना है, लेकिन उस कर्ज से ये माननीय अपना घर ना भरें, ये जनता के लिए कम से कम कुछ सोचें, पब्लिक के लिए सोचें। और मूलभूत सुविधाएं, अगर आपने बजट में देखा होगा, 4 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की बात की है, उसमें कुछ हजार सरकार करेगी और बाकी सब प्राइवेट सेक्टर से होगा। तो आज भी प्राइवेट सेक्टर से जो जी रोजगार उपलब्ध हो पा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं आई है। और नई इंडस्ट्री ना आने की वजह, गुजरात क्यों चली जाती है सब, महाराष्ट्र क्यों चली जाती है सब, उत्तर प्रदेश क्यों चली जाती हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टर समिट हुई हैं। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में अरबों खरबों रुपए खर्च कर दिया गया इन्वेस्टर समिट के लिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट कितना आया उसका आंकड़ा कभी नहीं बता पाते हैं। उसके करोड़ों हम लोगों के टैक्स के पैसे जरूर उन सेवा सत्कारों में खर्च हो जाते हैं। तो आज जरूरत है इस उद्योग लाने की। अगर प्राइवेट सेक्टर में बड़ी बड़ी कंपनियां मध्य प्रदेश में आ जाती हैं तो उससे भी रोजगार मिलेगा। सरकारी सेक्टर में रिटायर होते चले जा रहे हैं लोग, लेकिन उनको किसी पद पे, अब उसके बाद वो खत्म करते चले जा रहे हैं पद हर सेक्टर में। तो ये अगर निजीकरण की, ठेका प्रथा शुरू कर दी है, एक एजेंसी को ठेका दे देते हैं और उससे कहते हैं तुम अपने एम्प्लॉय रख लो। तो सरकार के प्रति उनको, अगर वो एजेंसी का आदमी काम करेगा तो वो जिम्मेदारी से काम कैसे कर पाएगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजों पर इनको सोचने की जरूरत है कि उसको रोकें और प्रयास करें कि कम से कम ऐसी चीजों पर ध्यान दिया जाए जो मध्य प्रदेश के हित में हो। एजेंसी वाले का कर्मचारी मध्य प्रदेश के बारे में नहीं सोचेगा, वो तो जब तक उसको सैलरी मिल रही है वो अपना सैलरी का काम करेगा। तो इन पर भी सोचना चाहिए, रोजगार के अवसर उपलब्ध हो, अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य के सुविधाएं उपलब्ध हो। अभी बसों का मामला जयवर्धन सिंह जी ने उठाया, कितनी बड़ी अंदर इतना बड़ा घोटाला है कि सिर्फ केंद्र और राज्य की सब्सिडी लेके और उनको छूट दे दी जाती है, 9 करोड़ रुपए का लाभ दे दिया जाता है और वो मजे कर रहे हैं। ठेकेदार साहब कौन है ये? चूंकि विधानसभा में रोक दिया गया, नहीं तो वो भी नाम सामने आ जाता। बिल्कुल बिल्कुल। एक आखिरी टिप्पणी अपन झा साहब से ले लें। आपने जो बात कही, जो ठेकेदार साहब की बात कर रहे हैं, जो उनका अभय मिश्रा जी का नाम सामने आ गया, मुनमुन जी ने साहब का, इस पर अभय मिश्रा जी ने साहब कहा कि उनका बेटा को पेटी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, लेकिन इसके जवाब में मुनमुन का ये कहना था कि अब मेरा बेटा जिस तरह का ये आरोप लगाया, मैं अगर ये प्रूफ हो जाता, छोटा था और मैं विधानसभा से रिजाइन कर दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा। जिस तरह की बात अभी शिशिर जी ने कही है, उससे क्या आप सहमत हैं? देखिए, निश्चित रूप से नैतिकता का पतन तो हो रहा है और खासतौर पे माननीय विधायक जो होते हैं उन पे पूरा समाज का, क्षेत्र का दारोमदार होता है, विकास के लिए उनको चुना जाता है। तो कहीं ना कहीं उनको अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए और इन सब चीज़ों से बचना चाहिए जिस ढंग से जो स्थितियाँ निर्मित हो रही है। आरोप प्रत्यारोप से अपने आप को बचाए रखें, जो कि पुराने, यदि उनके आदर्शों की बात की जाए तो उन्होंने बड़े बड़े आदर्श प्रस्तुत किए हैं,
जरा से आँच लगने पे इस्तीफा दे दिया करते थे, तो वो स्थिति फिर से निर्मित होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन नैतिकता की बात कही तो अब नैतिकता बच्ची नहीं है, कहीं नज़र नहीं आती। एक दौर था जब ट्रेन हादसा हो जाता था तो माधवराव सिंधिया तत्काल इस्तीफा दे देते थे। ऐसे कई उदाहरण हैं नेताओं के नैतिकता के, लेकिन अब अगर नेताओं की बात करें तो अब इस तरह के उदाहरण पिछले कई सालों से देखने को नहीं मिल रहे हैं। हम चाहे आज नरसिंह जी, आज राजस्थान के एक मंत्री ने, तो उन्होंने कहा था दौसा सीट अगर हार गए तो मैं अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। आज राजस्थान के एक मंत्री ने, मीणा जी ने, रिजाइन कर दिया। लेकिन वो मजबूरी थी, क्योंकि वो हार ही गए थे वो, क्योंकि बिना चुनाव जीते मंत्री बने थे। जी हाँ, जी हाँ। तो उसके बाद उनके पास कोई हाँ, अल्टरनेटिव, देखिए नैतिकता की बात नहीं हो रही नैतिकता की बात यहाँ, करी। नैतिकता की बात नहीं, क्योंकि वो जिस सीट से चुनाव लड़ रहे थे तो अगर वो नहीं जीतते तो फिर आप मंत्री, क्योंकि बिना जीते बिना चुनाव लड़े उनको 6 महीने के लिए मंत्री बनाया गया था, इसलिए उनको इस्तीफा देना मजबूरी थी। तो मैं बात कर रहा था नैतिकता की, तो नैतिकता बची नहीं है। भारत जिस तरह का मध्य प्रदेश सरकार ने बजट पेश किया वो स्वागत योग्य है। बजट में कोई नया कर नहीं लगाया, ये भी स्वागत योग्य है। लाडली बहनों की बात कर रहे हैं तो उसमें भी उनके लिए 3,000 रुपये पर माह देने की बात की गई, ये भी बहुत अच्छी बात है। सड़कों की बात करें, वो भी सड़कों का जो जाल बना पे, अगर हम पिछले सालों की तुलना में देखें तो आज मध्य प्रदेश की सड़कें अपने आप में एक मिसाल कायम कर चुकी हैं। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें स्वास्थ्य की और शिक्षा की तो और रोजगार की, तो वो कहीं ना कहीं उसमें सब पिछले सालों से सरकार नाकाम साबित होती आ रही है। आपने सुना, हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार थे, बजट को लेकर चर्चा की, नरसिंह घोटाले को लेकर चर्चा की। आप हमारे साथ जुड़े, जय साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जुबेर जी। शिशिर जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको दोस्तों ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।